नमस्कार साथियों, आप सभी का आज इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस क्लास के लिए, जिस विषय के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, मध्य प्रदेश का भूगोल या मध्य प्रदेश का जितना सामान्य ज्ञान है उसकी क्लासें इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाई जा रही हैं। और हाल ही में कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं, वैसे एमपीपीएससी तो रेगुलर हर साल होता ही है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो, और इसके अलावा भी हाल ही में कुछ और अन्य परीक्षाएं हैं। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर देख लीजिए, एफएसओ देख लीजिए, या एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी कुछ और एग्जाम लिए जाते हैं उन सब में अधिकांशतः एक जो पेपर है वो मध्य प्रदेश का अलग से लिया जाता है। तो यहाँ उपस्थित होने के पीछे जो मेरी मंशा है वो ये मंशा है कि आपको मध्य प्रदेश के उस सिलेबस को कवर कराया जाए जो एमपीपीएससी के द्वारा इन एग्ज़ामों में दिया जाता है। आमतौर पर आप देखोगे कि एमपीपीएससी प्री में जितना एमपी का पोर्शन है और जो बाकी एग्ज़ामों में जो एमपी का सिलेबस है, दोनों में बड़ी समानताएं हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देखो, चाहे प्रोफेसर का देखो या बाकी और जो अन्य परीक्षाएं हैं, उनमें आप देखोगे मध्य प्रदेश का सिलेबस लगभग एक सा है। तो इस क्लास के माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा कि आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको एमपीपीएससी प्री का भी कवर हो जाए, साथ में आपको पढ़ाया जाए उन सब एग्जामों के लिए जो बाकी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ले रहा है। और आप सिलेबस जब देखोगे तो आप देखोगे एमपीपीएससी में जो जो एमपी में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लगभग सारे एग्जामों में हैं। तो आज थोड़ा दो तीन पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो सिलेबस पर चर्चा करेंगे, और दूसरा थोड़ा सा कुछ सामान्य सी बेसिक बातें आपको बताऊंगा एमपी के बारे में। अगले सेशन से हम रेगुलर लेंगे और ये क्लास पूरा का पूरा सिलेबस जो अपना है वो सारा ही कवर करेंगे। अभी शुरुआत ज्योग्राफी से होगी, फिर बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आप देखो, मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि वो लगभग एमपी सभी एग्जाम में वैसा है। मैं थोड़ा सिलेबस पे चर्चा आपसे कर लें। दूसरा जो बिंदु, सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस जो है उस पर अगर चर्चा करें तो देखिए, सिलेबस जो आपका, मैं सिलेबस आपको समझा रहा हूँ एमपी, मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि एमपी में इतना है, इसको आप पढ़ लोगे तो फिर आप चाहे एमपीपीएससी प्री का दो वो एमपी वाला हिस्सा, चाहे आप बाकी एग्जाम दो, सब में कवर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखें तो इसमें थोड़ा अपन समझते हैं इस वाले हिस्से में कि मान लीजिए अपना मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा मान लो आपके सामने, ये ठीक है ना। तो पहला जो है वो लगभग हर पेपर में है, मैंने कोई एक एग्जाम का सिलेबस उठाया हुआ है, और वैसे ये सिलेबस एमपीपीएससी में है, सब में कॉमन ही है, ठीक है ना। आप जरा ध्यान से आप समझना। देखो, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, तो देखें, सबसे पहले पढ़ना बंधु आप सबको मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ना, इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहला पहला जो है हिस्सा वो आपको पढ़ना है, एमपी की हिस्ट्री पढ़ना है, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। और इतिहास का जो सिलेबस है उसमें लगभग सारी चीज़ें हैं। लगभग सारी चीज़ों का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर प्राचीन मध्य प्रदेश पढ़ना है, एशियन एमपी वाला हिस्सा, मध्यकाल वाला और आधुनिक वाला हिस्सा। तीन पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट ही आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। चाहे आपका प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक दिया हो, प्रोटो हिस्टोरिक दिया हो, या ऐतिहासिक काल दिया हो, मध्यकाल, आधुनिक काल, स्वतंत्र आंदोलन, और एक नई चीज यहाँ पर जनजाति इतिहास और जनजाति साहित्य, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है पर हिस्ट्री वाला हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि एमपी का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें आपको पूरा एमपी जो है आपको कंप्लीट करना है, पूरा एमपी ही पढ़ना है। अधिकांशतः इस वाले पोर्शन में जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो सिर्फ एग्जाम में आता है, हालांकि ज़्यादा आता है, अब ऐसा तो नहीं कि बाकी नहीं आता, बाकी भी आता है। तो पढ़ना तो सारा ही है। तो पहला जो आपका यूनिट का सिलेबस का है वो एमपी की हिस्ट्री है, और एमपी की हिस्ट्री सारी ही है, और वो सारा आपको जैसे जैसे आपको वो थोड़ा समय गुजरता जाएगा वो लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे। प्रयास ये है कि आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएं। दूसरा, यदि आप समाप्त से बात कर लें तो दूसरा अगर देखें आप सबसे तो दूसरे इसमें क्या है मध्य प्रदेश में, तो देखें यहाँ पर ध्यान से आप देखो, यहाँ पर तो एक तो अपना ये हो गया, ठीक। और इसके अलावा अगर आपसे बात कर लें यहाँ पर कि कौन सी चीज़ है इसमें, तो ज़रा समझते हैं। इसमें आप यहाँ देखो सब, तो इसमें आप देखें दूसरा हिस्सा देखें तो इसमें आप, हाँ, एमपी का ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है दूसरा है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी हाल ही में। तो दूसरा जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है, एमपी का भूगोल वाला हिस्सा है।
मध्य प्रदेश के भूगोल में आप देखेंगे तो पाएंगे एमपी का जो भूगोल है लगभग सारी चीजें इसमें है। जैसे मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, विस्तार है, प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं, इसके अलावा जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, परियोजनाएं हैं, परिवहन है, साक्षरता है और ऊर्जा, खनिज, सारी चीजें हैं। तो इसमें लगभग मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के सारे के सारे जो पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें हमको थोड़ा देखना है, और जितना भी एमपी का जब भी आपका कोई पेपर होता है किसी भी सिलेबस में, तो इस पार्ट से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखो कोई मध्य प्रदेश में कोई सिंचाई है, सिंचाई के स्रोत हैं या परियोजनाएं हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलवायु थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौसम थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में। अब साक्षरता, जनगणना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, और ये थोड़ा ज़्यादा है। नदियाँ और पर्वत महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिलेबस में जिससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, बाकी चीज़ भी तो पढ़नी पड़ेगी आपको, पर उसका अगर ध्यान रखेंगे आप तो थोड़ा ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो एक पोर्शन हो गया एमपी की हिस्ट्री का, लगभग सारी हिस्ट्री है, एक एमपी की ज्योग्राफी का हो गया, और ये सारे एग्जाम के लिए लगभग समानांतर रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर अपन देखें इसमें तो अगला यदि देखा जाए, नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो अगला जो है क्या है, जो तीसरा यूनिट है वो सभी एग्जाम में है आपका, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है, ठीक है ना, इकोनॉमी है। और यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर पॉलिटी प्लस इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की, इसमें थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर आप देखें एमपी का पॉलिटी है, और पॉलिटी में लगभग सबकी चीजें हैं। हाँ, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये कुछ कुछ एमपीपीएससी में नहीं है, बाकी सभी एग्जामों में है। ये वाला हिस्सा जो है एमपीपीएससी में नहीं दिया हुआ है। ऊपर का सारा है, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, न्यायालय है, स्थानीय स्वशासन है, बाकी सारी चीजें हैं। तो लगभग एमपीपीएससी की ही सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ एग्जाम जो एक्स्ट्रा एमपीपीएससी लेता है उसमें कुछ एक्ट अलग से दिए हैं। हालांकि ये पहले एमपीपीएससी में थे, एसटीएससी एक्ट है या पर्यावरण एक्ट है, पहले थे, अभी तो नहीं है प्री वाले पार्ट में, पर फिर भी ये एक्स्ट्रा है तो इनको भी पढ़ा दिया जाएगा आपको। इसके अलावा देखें इसका पार्ट भी, तो इस पार्ट में पॉलिटी है मध्य प्रदेश की, और इस वाले पार्ट में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की चर्चा की गई है नीचे वाले हिस्से में। तो अर्थव्यवस्था से आमतौर पर प्रश्न कैसे बनते हैं इसमें, तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था एक ऐसा पार्ट होता है ना जिसको देख करके लगता है कि इसमें एग्जैक्ट क्या से क्या पढ़ लिया जाए। ज्योग्राफी में, इतिहास में तो बड़ा हमको समझ में आता है यार कि इसमें वन है, पर्वत है, या कोई राजा का नाम तो पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी वाला पोर्शन ना थोड़ा सा लगता है कि इसमें क्या पढ़ा जाए। सब देखो वर्ड समझिए, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। अब सामान्य छात्र के लिए शब्द को समझना कि क्या इसमें क्या पढ़ा जाए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, अब उसमें क्या पढ़ेगा छात्र, ये थोड़ा टिपिकल सा है। फिर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति क्या है, तो करंट से जुड़ गया आपका। लगभग जितनी चीजें हैं मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमी वाला जो हिस्सा होता है, जो नए छात्र हैं वो समझना कि जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन होता है उसमें ऑलमोस्ट ज्यादा फैक्ट आपके करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। मतलब आपको जो अर्थव्यवस्था का यदि आपको करंट ठीक ठाक बनता है, मतलब कोई स्कीम है, कोई योजना है, बजट है, ठीक है ना, या कोई आर्थिक चेंज हुआ है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगी है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, तो वो जो करंट डेटा एसडीजी है, उनके इंडेक्स हो गए, कुछ रैंकिंग हो गई आपकी इकोनॉमी में, तो आप मान के चलें कि इस वाले पार्ट से अधिकांश क्वेश्चन जो बनते हैं, अगर मान लो 6 क्वेश्चन बनते हैं तो आप देखेंगे 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनेंगे। तो जो भी छात्र हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि भाई इस वाले पार्ट से थोड़ा करंट पर फोकस करें, बाकी चीज़ें तो बड़ी बेसिक ही हैं और बाकी सब्जेक्ट में उतना नहीं है, इसमें आपको समझना होगा, है ना। इसके अलावा एक यूनिट और है बंधु, आप यहाँ पर देखो तो एक इसमें यूनिट नंबर 4 है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर। इसमें इस वाले हिस्से में आपको एक और मिलेगा आपको यहाँ पर, ये ठीक है ना, नहीं इसके पहले होगा, जरा एक मिनट रुक जाइए, ये वाला है एक अपना, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें 2 यूनिट यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्या क्या इसमें है तो जरा देख लो एक बार इसमें क्या क्या लिखा है। तो पहला जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश की है, अभी हाल ही में चूंकि नया जोड़ा है, थोड़ा सा समझना आप यहाँ पर कि ये अभी हाल ही में नया जोड़ा है एमपीपीएससी में, तो वो सब एग्जाम में आ गया है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वो सभी में ऐड कर दिया है, एमपी की जनजातियां। तो एक हिस्सा ये है, आप देखो मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में विशेष तौर पर दिया है। अब इसमें जनजाति कल्चर है बहुत सारा, एक यूनिट ही दिया है,
अब इस बात का मतलब ये है कि इससे लगभग 5 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। 5 क्वेश्चन तो आपके बनना ही है, ये तय है, और बाकी अन्य एग्जाम में तो 10 क्वेश्चन ही बन सकते हैं आपके, है ना? तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यूनिट है, बहुत सारे लोग बहुत डीप में है, बहुत अंदर तक, और पता नहीं क्या-क्या पढ़ लेते हैं इसमें कि एक किताब ले आई और किताब को रटना शुरू कर दिया। एक तो वैसे जनजाति हैं, समझ में आती नहीं है, और लोग उसको फिर रटना शुरू कर देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन मेरी एक सलाह ये है, यदि आप जनजातियों के बारे में बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें यदि आप बहुत अच्छे से अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको यदि आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो आपसे लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने एग्जाम ही हाल ही में हुए हैं, यदि मैं प्रश्न बता दूं, तो आपको बड़े बेसिक प्रश्न ही आते हैं इनसे। लेकिन लोग बहुत डीप में जाते हैं, बहुत अपना टाइम खर्च करते हैं। तो मेरा ये है कि जितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं, उनमें से ज़्यादा तो नहीं पढ़ना, 10 से 12 ही पढ़ना अपन को। उन 10 से 12 का एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट आधा आधी पेज का, एक पेज का एक नोट्स बना लीजिए आप, और जितना बेसिक हो सकता है उसको बस याद कर लीजिए, और उसको करके जाओगे, आपसे अधिकांश प्रश्न बन जाएंगे। अब देखिए, 5 क्वेश्चन आते हैं, उस बेसिक से 4 आपसे बन जाएंगे, एक हो सकता ना बने, या 10 आएंगे तो आपसे 8 बन जाएंगे, उस बेसिक से 2 हो सकता ना बने। तो मेरा कहना ये है कि 15 पेज के नोट्स बनाने में यदि आपको 5 में 4 बन रहे हैं, और 10 में से 8 बन रहे हैं, तो आप उसको कीजिए ना, कि ना कि आप 50 पेज में आप उस एक क्वेश्चन के लिए आप पीछे भागो। हालांकि लड़ाई एक प्रश्न की भी होती है एग्जामों में, लेकिन बात यह है कि स्मार्ट स्टडी इसी को तो बोलते हैं ना, कि हम 5 में से हम 4 नंबर 10-15 पेज से ले आ रहे हैं, और 50 पेज पढ़ के भी हो सकता है हम 5 में 5 नंबर ना ही ला पाएं, एक नंबर तो रह ही जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने स्टडी को इस वाले चैप्टर में, आप सभी को, जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हो या पीएससी का पढ़ रहे हो, सबके लिए एक ही बात है। सबके लिए एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद देखें, अंत में एक यूनिट आपकी और है, वो करंट अफेयर्स की है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, मतलब इसमें आप देखें मध्य प्रदेश का इसमें करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट है। और ये जो सिलेबस है, जो आपकी 5 यूनिट आपके लिखी हैं, ये सिलेबस लगभग एमपीपीएससी जिन जिन एग्जामों में एमपी का पार्ट रखता है, वो इतना ही होता है। अब चाहे आप एमपी पढ़ लीजिए, एमपी मतलब एमपीपीएससी पढ़ लीजिए, चाहे आप प्रोफेसर एग्जाम पढ़ लीजिए, चाहे आप बाकी एग्जाम पढ़ लीजिए, ये सिलेबस मैंने प्रोफेसर से निकाल के लगाया हुआ था, तो लगभग चीज़ें वही हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक सिलेबस हुआ आपका एमपी का, और करंट अफेयर्स को लेकर के तो अलग से आपको चर्चा की ही जाएगी बाद में। चलें, तो अब थोड़ा सा कुछ और बातें आपसे यहाँ पर करते हैं। तो ये 2 बातें हुई। पहली बात आपसे मैंने कर ली, कि हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, उस पर चर्चा आपसे करेंगे। दूसरी जो बात हम करेंगे आपसे, वो ये बात करेंगे कि भाई, सिलेबस पे आपसे चर्चा हो गई, और तीसरी बात आपसे करेंगे कुछ बेसिक और सामान्य बिंदुओं पर, किस तरीके से एक छात्र को पढ़ाई करना चाहिए, उस रणनीति पर आपसे यहाँ पर बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि एक सामान्य छात्र को किस रणनीति के तहत एक अच्छी, मध्य प्रदेश चूंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम है, एमपी का सिलेबस है, उसके लिए या बाकी चीज़ों के लिए भी, आपके एग्ज़ाम के लिए एक सामान्य जो रणनीति क्या होना चाहिए, मैं उस पर आप चर्चा करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है बंधु, हर एक छात्र की अपनी एक रणनीति होती है, हर एक छात्र का अपना पढ़ने का तरीका भी होता है। किसी को दिन में पढ़ना पसंद होता है, किसी को रात में पढ़ना पसंद होता है, ठीक है ना? पर मेरा ऐसा मानना है कि आप व्यवस्थित तौर पर अनुशासित होकर यदि आप पढ़ाई करोगे, एक तरीका आप अपना लोगे, उस तरीकों को आप बहुत अच्छे तरीके से करने के यदि प्रयास करोगे, तो आपके सफल होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है ऐसे छात्रों की तुलना में जो अव्यवस्थित होते हैं। तो रणनीति आपकी अपनी हो सकती है, मैं आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ कि जो आपकी हेल्प कर दे। हालांकि सबका अपना तरीका बहुत अच्छा होता है, पर हो सकता है कि मेरे माध्यम से आपको जो बातें बताई जा रही हूँ वो थोड़ा आपके काम आ जाए। बाकी पढ़ो अपने तरीके से ही, जो अच्छा लगे उसको ऐड ऑन कर लो उसमें। जैसे हर व्यक्ति बोलता है, मैं भी वही कहता हूँ कि हर व्यक्ति के साथ सबसे पहला चीज़ हो आपका अनुशासन के साथ पढ़ाई कीजिए। आप अनुशासन, और इसके अलावा आप कड़ी मेहनत कीजिए, 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है ना? अनुशासन है और कड़ी मेहनत है। यदि आप ये दोनों के साथ आप लेके चलते हो, तो आप मान के चलें कि किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता आ जाएगी। अनुशासन का यहाँ एक बहुत बेसिक सा मतलब ये है, अनुशासन मतलब होता है आप खुद के शासन में, आप जो भी काम करते हो, आपका खुद पे कंट्रोल हो गया, और आप अपने हिसाब से अपना शासन चला रहे हो। अर्थात आपका जो पूरा समय है, एक 24 घंटा जो आपको समय मिला है, उस 24 घंटे समय को आप अपने अनुसार शासित कर रहे हो, चला रहे हो, उसको कहते हैं अनुशासन। कि आपने तय किया है कि यार मुझे इतना पढ़ना है,
आपने सोच लिया कि यार मैं आज इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आपका सेल्फ कंट्रोल जिस दिन हो गया कि भाई मैंने जो सोचा है, मैं उस बात पर टिका हुआ हूं कि मैं ऐसा करूंगा, और आप उस पर करते हो, वो आपका अनुशासन कहलाता है। तो सबसे पहला काम कि पढ़ाई के बारे में यदि सोचा है तो उसके लिए अनुशासन लाइए, जो आपने सोचा है उस पर काम कीजिए और अपने ऊपर खुद शासन करना सीखिए, वो होता है अनुशासन। और दूसरा है कड़ी मेहनत। ये दोनों के साथ यदि आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलती है, ये तय है। और इस बीच यदि आप लापरवाही करते हो तो ये थोड़ा सा, ये एक चीजें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, अनुशासन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, बस कभी रात भर पढ़ लिया, कभी रात भर सो लिया, कभी सुबह से पढ़ लिया, कभी सुबह 11 बजे उठ गए। तो एक नियमित दिनचर्या के साथ व्यक्ति अगर अनुशासित होता है तो उस व्यक्ति का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो थोड़ा उसको आप याद रखो। हालांकि बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं उस पर बहुत ज्यादा अंदर अभी जाने का प्रयास नहीं करूंगा। सामान्य रणनीति क्या होना चाहिए आपकी मध्य प्रदेश को लेकर के, और मध्य प्रदेश के अलावा हम अन्य एग्जाम पर भी ये बात लागू कर सकते हैं कि आपकी सामान्य कोई सब्जेक्ट है, कोई एक विषय है, कोई एक विषय है, मैं मान के चलता हूं कि हम प्री की बात करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंस की अभी बात आपसे नहीं हो रही है। कोई एक विषय है, मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश ही मान के चलते हैं, तो उस मध्य प्रदेश का एमपी में सबसे पहली चीज आपके पास क्या चीज होना चाहिए कि आपके पास सामान्य तौर पर, जो मेरा ऐसा मानना है कि आप सबसे पहले आप सिलेबस को देखें। आप जो भी, आप जैसे मैंने अभी चर्चा आपसे की, सबसे पहले आपके पास उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, आपके सामने सिलेबस को आप रखिए। और सिलेबस जैसे ही आप अपने सामने रखते हो, तो सिलेबस को रखने के बाद प्रत्येक छात्र के अंदर उस तैयारी करने के पहले ही आप मान के चलें कि आपको उस सिलेबस की इतनी गहरी जानकारी होना चाहिए कि आप उस सिलेबस को समझ सको कि मैं जिस रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस एग्जाम को पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो किसी भी छात्र को सबसे पहले किसी एग्जाम को पढ़ने के लिए, ऐसा मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अब यदि आपको सिलेबस की ही जानकारी नहीं है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ये एक चिंता का विषय है। अब मैं बहुत सारे छात्रों को देखता हूँ कि एमपीपीएससी पढ़ने के लिए आ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तैयारी करते भी रहते हैं, और उसके बाद उनको मालूम, पूछो कि यार बेटा क्या सिलेबस है, तो वो नहीं बता पाते कि सिलेबस क्या है। तो सबसे जो पहली और सामान्य बात है कि वो आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस रखिए, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट करना हमारा पहला भूमिका, हमारी पहला रणनीति हमारी सिलेबस को ही कंप्लीट करना है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो वो एग्जाम आपका सिलेबस के अंदर से ही आना है। तो पहला तो ये है कि सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस को पढ़ने के लिए आप देखो, मेरा ऐसा मानना है, बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, पर ऐसा मेरा मानना है कि आपको अपने खुद के एक शॉर्ट नोट्स जो है तैयार करना चाहिए। सभी को शॉर्ट नोट्स जो है आपको वो तैयार करना चाहिए। इस सिलेबस में जो बातें लिखी हैं वो सारी बातें आपको शॉर्ट नोट्स में आपको बना लेना चाहिए, ये एक बात है, ठीक है ना। इसके बाद आपको इन शॉर्ट नोट्स का आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करना चाहिए जितने ज़्यादा बार, मैक्सिमम टाइम आप अपने इसका जब रिवीजन आप करते हो तो आप जो है बहुत आराम से जो है बार बार जो आपने सिलेबस से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अब वो नोट्स आपने कहाँ से बनाए हैं, किसी से, कोचिंग मेरे माध्यम से बना लीजिए आप, किसी बुक के माध्यम से बना लीजिए, आप कहीं से बनाइए। उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन आपको करना है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि आप पी वाई क्यू पर फोकस रहिए। पी वाई क्यू हो गया, और जितना एमसीक्यू आप हो सकता है उतना आप सॉल्व कीजिए उस वे संबंधित, ठीक है ना। ये 3 बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि आपको सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, और रिवीजन मैक्स टू मैक्स जितने बार आप कर सकते हो कर लीजिए। आप एक काम ये करना है और ये एमसीक्यू लगाना है। और एक आखिरी बात करूंगा रणनीति में, फिर हम अपने कुछ बेसिक बातों पर बात करेंगे कैसे। आखिरी बात ये है बंधु कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है, आप सभी को करना ये है कि आप क्या करो, अपनी पढ़ाई को आप 3 हिस्सों में आप बांट लीजिए, ठीक है ना। जो पढ़ाई है उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे आप एक दिन में जितना पढ़ते हो आप, हालांकि आपको और भी सब्जेक्ट होंगे, मैं सिर्फ एमपी विशेष पर बात करता हूँ, ये बाकी विषय पर बात करता हूँ। तो आप जरूर से आप शॉर्ट नोट्स बनाए अपने, है ना। पहला हिस्सा क्या, शॉर्ट नोट्स बनाना है। रोज रोज आपको रिवीजन करना है, रोज, ठीक है ना। और डेली आपको जितना आपने पढ़ा है उसका एमसीक्यू लगाना है, ठीक है ना। और आपको पी वाई क्यू लगाना है। यदि आप बार बार करोगे, और इस चीज को आप, नोट्स तो आपको एक ही बार बनाना है, एक बार बनाना है, पर इसका रिवीजन मैक्सिमम टाइम करना है। और पी वाई टू आपको जितना ज्यादा आप कर सकते हो ये आप कीजिए। रोज अपनी पढ़ाई में
किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स तो एक ही बार बनाओगे आप, पर उस चैप्टर का रिवीजन बार बार करो। जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगा सकते हो और पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो कर लो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, एक समझ पैदा हो जाएगी। तो ये तो चर्चा हुई आपसे किस बारे में, ये चर्चा हुई आपसे एक हमने बेसिक चर्चा आपसे दो पहलू पर कर ली, एक कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ाने वाले हैं फिलहाल, और बाकी फिर एमपी की लगातार सीरीज आपको मिलती चली जाएगी। दूसरा हमने सिलेबस पर चर्चा की, तीसरा हमने कुछ सामान्य रणनीतियों पर आपसे चर्चा आपसे कर ली। अब देखें बंधु, यहाँ पर मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्या आपको समझाने वाला हूँ, उसको अपन जो है थोड़ा देख लेते हैं। अपन कुछ बेसिक बात है कि हम पूरा अभी हम एमपी के जोग्राफी पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का अपन भूगोल पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एमपी का भूगोल जब पढ़ेंगे अपन एमपी का जब भूगोल पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश का जब भूगोल अपन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से आप समझना। तो जरा देखें सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ सामान्य बातें आपसे करता हूं मैं। मध्य प्रदेश सामान्य तथ्य, ये सामान्य जो बातें हैं वो हम सामान्य बात आपसे एमपी के यहाँ पर कर रहे हैं। आज का सेशन थोड़ा छोटा रखूंगा मैं मतलब अब थोड़ा 10-15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, फिर सेकंड क्लास से आपको प्रॉपर हम पढ़ाई पर पूरा फोकस हम रहेंगे, ठीक है ना। तो उसको आप थोड़ा समझिए। इन अगले 15 मिनट में कुछ बेसिक जानकारी आपको एमपी की मैं देता हूँ, और उसके बाद फिर हम एक चैप्टर के साथ आपसे आगे बढ़ेंगे अगले सेशन के साथ, ठीक है। तो देखिए दोस्त, पहली चीज ये है मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य बात, कुछ आपसे मैं दो चार पांच बातें कर लेता हूँ सामान्य बातें। सबसे पहली बात जो है ये है, हम मध्य प्रदेश में बात करें आपसे तो एमपी में मध्य प्रदेश का नाम की बात करते हैं। जब ना मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश के नाम की चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम जो है ये क्या हुआ। ये दो बातें यार, एक पहली बात एमपी का नाम, मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो एमपी का नाम मध्य प्रदेश है, अगर ये आप देखोगे या समझोगे तो मध्य प्रदेश का नाम आज हमारा मध्य प्रदेश है, तो क्या पहले से मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश था, ये आपको यहाँ समझना है। तो ये आपको देखना है कि ये जो नाम पड़ा है, ये नाम पड़ा है 1 नवंबर 1956 को। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें, मध्य प्रदेश का नाम जो एमपी पड़ा है, एमपी के बनने के साथ हुआ है। कब? 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और ये जो नाम दिया था, नाम दिया, नामकरण जिसने किया मध्य प्रदेश का, नामकरण करने वाले का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आप याद रखें कि मध्य प्रदेश का नाम जिसने किया पंडित जवाहर लाल जो नेहरू हैं, इनके द्वारा मध्य प्रदेश का नाम क्या रखा गया, मध्य प्रदेश रखा गया। ये पहली बात। मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि तो उसके पहले क्या था, एक मन में प्रश्न आता है। तो ऐसा एमपी कोई राज्य नहीं था तो हम मध्य प्रदेश कह सकें, पर मध्य प्रदेश के जिस भूभाग पर अंग्रेजों का शासन सीधा सीधा था उस क्षेत्र का नाम था। तो उस क्षेत्र का जो नाम था मध्य प्रदेश को पहले या 1 नवंबर पहले जो है, जहां अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्र जो था पूरा पूरा, उसको हम कहते थे सीपी एंड बरार कहते थे। क्या बोलते थे? सीपी एंड बरार कहते थे। सेंट्रल प्रोविंस अपन कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोविंस कह सकते हैं, ठीक है ना, और एंड बरार, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का इसके पहले जो नाम था 1947 तक वो सीपी एंड बरार हुआ करता था। क्यों? पूरे मध्य प्रदेश का भी नहीं था ये, ठीक है ना। कितने मध्य प्रदेश का था, तो यहाँ पर देखें आप, मान लो अपना मध्य प्रदेश ये था, उसके पहले अपना एमपी का हिस्सा ये है, ये मान लो एक शॉर्ट, ये अपना मध्य प्रदेश है, तो ये अपना पहले मध्य प्रदेश ये था। तो एमपी का ये वाला जो हिस्सा है, एमपी का ये वाला हिस्सा, इसको सीपी एंड बरार कहते थे। बाकी में राजाओं का राज होता था मध्य प्रदेश में, तो अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्र यही था मध्य प्रदेश का। तो इसका नाम जो है सीपी एंड बरार बरार था। इसकी राजधानी जो है नागपुर हुआ करती थी। तो ऐसा मान लिया गया कि मध्य प्रदेश आजादी के पहले एमपी का नाम सीपी एंड बरार था, ऐसा मान लिया गया। और जिसकी राजधानी क्या थी आपकी? नागपुर थी। और ये जो राज्य बना था, ये राज्य बना था 1861 में, 1861 में जो है क्या बना, ये राज्य बना। तो यहां से दो बातें निकल के आई। पहली बात क्या निकल के आई कि मध्य प्रदेश जो है, उस मध्य प्रदेश का नाम आज हमारा मध्य प्रदेश है, ये नाम 1 नवंबर 56 को आया, और नाम देने का श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके अलावा एमपी का नाम पहले आजादी 1947 के पहले जो है
हम कह सकते हैं कि चूंकि एमपी के अधिकांश जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था वो सीपी एंड बरार था, इसलिए एमपी का पूरा नाम सीपी एंड बरार था। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश को ही सीपी बरार कहते थे। मध्य प्रदेश के उस हिस्से को सीपी बरार कहते थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, वहां पर राजाओं का शासन नहीं था, या था तो ना के बराबर था। वहां पर हर नियम हर कानून अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाते थे उनके अधिकारियों के माध्यम से। इसलिए मध्य प्रदेश में ये नाम इस क्षेत्र को हम सीपीएन बरार कहते थे, जो कि 1861 में बना। तो ये तो एक बात हुई, बहुत सामान्य सी बात जो आपसे मैंने की, ठीक है ना। अब दूसरी बात आपसे अपन कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में अपन दूसरी बात कर लें आप सबसे। तो यहाँ दूसरी बात, मैं बहुत बेसिक बातें ही बता रहा हूँ आज, ठीक है। दूसरी बात अपन करते हैं, मध्य प्रदेश जो अपना है उस मध्य प्रदेश में देखें जो एमपी है, मध्य प्रदेश का अगर अपन देखें क्षेत्रफल, देखें एरिया, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, यहाँ पर देखो। तो एमपी जो है उस मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, कितना क्षेत्रफल है, तो एमपी का क्षेत्रफल जो है वो है आपका 308252 वर्ग किलोमीटर का एमपी का एरिया है। ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। और इस आधार पर जो क्षेत्रफल अपना मध्य प्रदेश का है, हम भारत में दूसरे स्थान पर हैं, ठीक है ना, भारत में सेकंड रैंक पर। राजस्थान के बाद हमारा मध्य प्रदेश एरिया में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि पहले मध्य प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा जब से अपना से अलग हुआ और महाराष्ट्र वाला बेल्ट भी तो पहले चला गया था, तो हमारा एमपी सेकंड नंबर पर चला गया। लेकिन पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होता था। अभी राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको समझना है। तो पूरा ये जो है, अच्छा एक विवाद की स्थिति भी है, जरा देखें विवाद की स्थिति क्या है कि किसी किसी किताब में किसी किसी स्थान पर आपको उसका एरिया 308,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि यार कैसे, अब इसमें हम क्या सही मान लें। तो आप निश्चिंत रहिए, जो 300 और 252 है वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी यदि आपका यहाँ पर ये है तो मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि किसी किताब में 252 आखिरी में है और 245 भी दिया है, तो क्या है। पहली चीज तो आप ये दिमाग में क्लियर रखें कि भाई हमें एग्जाम में 252 ही टिक करना है, अगर आता है तो। वैसे दोनों होते नहीं है, पर अगर दिया है तो पहला विकल्प अपना वही रहेगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है, ये डिफरेंस है आपका 7 वर्ग किलोमीटर का। आपको डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल इन दोनों के बीच में। तो एक स्थान है मध्य प्रदेश में अमरकंटक में, कह सकते हैं कि अमरकंटक अनूपपुर में ना, जो अनूपपुर है उस अनूपपुर में अमरकंटक के पास में एक प्लेस है, उसका नाम है किरार घाटी। और किरार घाटी का क्षेत्र जो है ये थोड़ा सा अस्पष्ट क्षेत्र है। विवाद तो हम नहीं कह सकते हैं, विवाद हम क्यों कहेंगे, दो राज्यों के बीच विवाद कभी होता नहीं है, वो अस्पष्टता होती है। जमीन का विवाद आमतौर पर देशों के बीच में होता है, राज्यों के बीच में अस्पष्टता होती है, वो परिसीमन नहीं हो पाया होगा उस क्षेत्र का, तो अस्पष्टता है। और किरार घाटी का क्षेत्र है वो अस्पष्ट सीमा क्षेत्र है। और अस्पष्ट सीमा क्षेत्र का मतलब यहाँ पर ये है कि वो क्षेत्र ऐसा है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में काउंट करोगे तो वो छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएगा और एमपी में घट जाएगा, और एमपी में काउंट करोगे तो वहाँ, इसलिए वो 7 का अंतर आ जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो एमपी का क्षेत्रफल भारत देश का जो है दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। थोड़ी सा विवाद की स्थिति है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा याद रखो। एमपी जो अपना है उस मध्य प्रदेश में, और क्या आप जान सकते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो जो अपना मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश में आप समझें, जो अपना एमपी है उस मध्य प्रदेश में देखें तो इस मध्य प्रदेश में जो आज का अपना मध्य प्रदेश है, इसमें वर्तमान में कुल 55 जिले आते हैं टोटल। जो है आज की डेट में, जिस डेट को आपको बता रहा हूं मैं, उसमें 55 जिले हैं, और इसमें आपका कुल जो है 10 संभाग की स्थिति मध्य प्रदेश में बनती है। तो मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले और 10 संभाग हैं, ये आपको ध्यान से आपको रखना है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है कि एमपी में आज 2025 मार्च में आप देखो कि मध्य प्रदेश में ये 55 जिले और 10 संभाग की स्थिति मध्य प्रदेश में बनती है। कुछ कुछ और सामान्य बात, तो ये बात नंबर दूसरी हुई एमपी के क्षेत्रफल को लेकर के है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप याद रखें मध्य प्रदेश में, अब थोड़ा आगे अपन चलते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए अगली बात यहाँ पर क्या है मध्य प्रदेश के बारे में, अगली बात जो आप समझ लीजिए, अगली बात यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखें। मध्य प्रदेश के मैं आपको पड़ोसी राज्यों के बारे में एक बहुत सामान्य से बात समझा रहा हूँ। मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी राज्यों के बारे में हम क्या समझ सकते हैं।
नेबरिंग स्टेट मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। दो परिस्थिति है दोस्त, एक परिस्थिति ये है, देखें सब लोग समझिए, एक परिस्थिति होती है 19 पूछ लेता कई बार 1956 में कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी जो राज्य हैं, जब हमारा एमपी बना तब मध्य प्रदेश के बनते समय एमपी कौन कौन से नेबरिंग स्टेट थे वो आपको समझना है। और एक दूसरी जो पहलू आपको समझना, वो समझना अभी वर्तमान में कितना है। तो अभी एक जो है वर्तमान, मतलब मैं जिस डेट को पढ़ा रहा हूँ वर्तमान में, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मार्च 2025 के महीने में। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं ये भी एक बार आपको समझ लेना है। तो 1900 अभी वर्तमान में पहले समझते हैं। तो वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, मान लो एक अपन एक मैप बनाता हूं मैं, उस मैप में आप थोड़ा समझना है ना। मान लो एक मध्य प्रदेश है हमारा, ये ऐसे समझ लीजिए, ये अपना एक एमपी है, ठीक है ये। तो इस मध्य प्रदेश में अभी कौन कौन से नेबरिंग स्टेट हैं, तो देखें मध्य प्रदेश में आपका एक यहाँ से आप देखें, यहाँ से यहाँ तक जो है एक आपका उत्तर प्रदेश लगा है। कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश लगा है, यूपी लगा हुआ है। यहाँ से नीचे आप देखें तो छत्तीसगढ़ लगा है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ लगा है। नीचे जो है महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपका गुजरात राज्य लगा हुआ है, गुजरात, ठीक है ना। और ऊपर कौन सा? अपना राजस्थान। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमाओं से 5 राज्य लगे हैं। ये तो कोई ऐसा बहुत ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत याद करना हो, ये बहुत सामान्य सी बात है। और इसमें आप देखें कि एक छोटी सी बात की वर्तमान एमपी में, अब आपसे एक दो बात कहता हूं मैं, मिनिमम सीमा किससे लगी कभी आपसे पूछे और मैक्सिमम किससे लगी है, तो आप मैक्सिमम में क्या कर देना, आप उत्तर प्रदेश कर देना, उत्तर प्रदेश कर देना, यूपी। और मिनिमम में क्या कर देना आप, गुजरात, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगी है और सबसे कम किससे आपके लगी है, गुजरात से लगी है। इसमें जानने योग्य एक बात और है जो इसमें हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो अपना है, उस मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से हमारे एमपी के सबसे ज्यादा 14 जिलों की सीमा लगती है। एमपी केवल 14 जिले, मध्य प्रदेश के 14 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं, जबकि राजस्थान से 10 जिले एमपी के लगे हुए हैं और 10 जिले ही महाराष्ट्र से भी लगे हैं। तो ये दोनों तो बड़े सिंपल हैं कि महाराष्ट्र से भी 10 जिले लगे हैं और राजस्थान से भी 10 जिले लगे हैं मध्य प्रदेश के, जबकि गुजरात से सबसे कम एमपी के 2 जिले लगे हैं। कितने यहाँ पर? 2 जिले मध्य प्रदेश के यहाँ पर सबसे कम लगे हुए हैं गुजरात से। छत्तीसगढ़ से लगे कितने यहाँ पर? 7 जिलों की सीमा यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगी है। तो थोड़ा सा आप इन नंबर को भी आप याद रखें कि अपना जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में जो एमपी की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में यदि आप देखोगे, उन सीमाओं में तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 14 जिले, सबसे कम गुजरात से 2 जिले, राजस्थान और महाराष्ट्र से 10-10 जिले ही लगे हैं और छत्तीसगढ़ से आपके यहाँ पर कितने? 8 जिलों की सीमा जो है लगी है मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। इसको थोड़ी आपको ध्यान से एक बार समझना है, पूरे 55 जिलों में से ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब ये तो बात हुई अभी के मध्य प्रदेश की और एक बहुत सामान्य सी बात हुई एमपी की, ठीक है ना। अब इसमें आप देखें जब हमारा मध्य प्रदेश बना था 1956 में, तब का मध्य प्रदेश कैसा दिखता रहा होगा। तो आज का हमारा मध्य प्रदेश तो आप देख ही रहे हो, तब का मध्य प्रदेश, ये आज मान लो एमपी की स्थिति है, ये तो रही होगी, पर तब के मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ हमारे एमपी से लगा था। तो उस मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा था। तो उसमें आप थोड़ा नाम याद रखो कौन कौन से राज्य लगे थे। तो उसमें आप नाम याद रखो कि ऊपर यहाँ पर तो राजस्थान में कोई चेंज हुआ नहीं, तो राजस्थान तो लगा ही था। तो मध्य प्रदेश में कौन सा यहाँ पर? राजस्थान लगा हुआ था, राजस्थान लगा हुआ था। गुजरात के साथ भी कोई छेड़खानी थी नहीं, तो गुजरात भी अपना हो गया, ठीक है ना। नीचे आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, सॉरी महाराष्ट्र उस समय हिस्सा था पर अलग हो गया था, कुछ 9 जिले। यहाँ पर आप देखें उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के 9 जिले हमने महाराष्ट्र को दे दिए थे, मैं ये बोलना चाह रहा था। यहां से छत्तीसगढ़ तो था नहीं अपना, तो ऊपर देखे तो बिहार, ठीक है ना। कौन सा अपना? बिहार था। एक कौन सा अपना यहां पर? उड़ीसा था। और एक कौन सा अपना? आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। तो ये कुल राज्य हैं जो मध्य प्रदेश सीमाओं से जो है लगे हुए थे 1956 में, जिनमें से 4 में तो कोई बदलाव नहीं है आपका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। यहां पर बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है ये एक्स्ट्रा थे। और एग्जाम में आपका प्रश्न आपका यहीं से पूछता है कि बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे पूछेगा कि भाई जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश की सीमाओं से इनमें से कौन सा राज्य उस सीमा से लगा हुआ था, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, है ना।
तो थोड़ा सा ना ये 4 नाम तो आप याद ही रखेंगे, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसको आप याद जरूर रख लो आप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ना थोड़ा यहाँ से पूछता है, क्योंकि ये तो आपको बन ही जाएगा। अच्छा, एक बात जो आपको कई लोगों के मन में आ सकता है कि 1 नवंबर 56, कभी संख्या यदि आपसे पूछ ले, कभी नंबर आपसे पूछे कि कितने राज्य लगे थे, तो अभी तो 5 राज्य हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, ये आपको समझ में आता होगा वर्तमान में। तब कितने थे, तो यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 लिखे होंगे आपके, 7 पर 7 आप टिक करना नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक बात मैं समझा रहा हूँ कि उस समय गुजरात और महाराष्ट्र 1 नवंबर 56 को राज्य थे नहीं। ये जो राज्य बने हैं, ये बने हैं आपका 1960 में राज्य बने हैं। तो 1960 तक ये दोनों एक ही राज्य में आते थे, जिसका नाम था बम्बई राज्य। तो एक काउंट करके आप 6 कर लेना। तो 1 नवंबर 56 को मध्य प्रदेश में कुल 6 पड़ोसी राज्य थे। 3 वो हो गए, 3 हो गए, 4 5 और 6 हो गया। ये 7 नहीं टिक करना। 7 टिक क्यों नहीं करना? क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ही 1960 में बने हैं। तत्कालीन भारत में 14 राज्यों में से बंबई राज्य होता था, और बंबई से ही टूट के 2 राज्य बने हैं, एक गुजरात और एक कौन सा अपना महाराष्ट्र बना है। ये आपको समझना है। ये एक बहुत छोटी सी बात है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत बेसिक सी बात है। एक बात और आपको समझाता हूं मैं, एक बात और आपको समझना है, और उसके बाद अगर समय होगा तो फिर और बाकी तो ठीक है। तो कुछ जिलों से संबंधित हम बात करें, जैसे मध्य प्रदेश जो अपना एमपी, जैसे मैंने आपको समझाया कि मध्य प्रदेश के जिले अपन ने देखा भाई, मध्य प्रदेश जो जिले हैं, एमपी के हमने जिले आपको समझाया कि जिले जो हैं मध्य प्रदेश के जिले। अब उन जिलों में बहुत बेसिक सी बातें आपको समझाऊं मैं कि भाई सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो एमपी का सबसे बड़ा जिला। दो परिदृश्य में आपको समझना चाहिए। एक आपको समझना चाहिए किस चीज में, कि भाई क्षेत्रफल, कि एरिया वाइज अगर देखें कि एरिया वाइज क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और एक आपको समझना चाहिए जनसंख्या में, समझना चाहिए कि जनसंख्या में कौन सा है। तो ये थोड़ा आपको देखें। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का आपका वर्तमान में शिवपुरी जिला है। पहले छिंदवाड़ा होता था, पर छिंदवाड़ा से टूट के एक पाडूना नया जिला बन गया, तो अब शिवपुरी हो गया है। शिवपुरी, शिवपुरी भी हाल ही में चर्चा में भी था, क्योंकि शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है, और भारत देश का 58वां 58वां टाइगर रिजर्व इसको जो है क्या किया गया, अनाउंस किया गया है। तो ये एक थोड़ा सा करंट अफेयर्स है शिवपुरी के बारे में। जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा है अपना इंदौर जिला। कौन सा अपना? इंदौर जिला है। ये बात आपको समझनी है। अच्छा, इसमें मैं ना एक बात और लिख दे रहा हूँ। कभी आप संभाग यदि आपसे पूछ ले कि संभाग में कौन सा बड़ा छोटा है, तो संभाग जो है सबसे बड़ा एरिया में कौन सा अपना? जबलपुर है। कौन सा अपना? जबलपुर संभाग एरिया में सबसे बड़ा है, जबकि इंदौर संभाग जनसंख्या में सबसे बड़ा है। तो कभी संभाग के बारे में पूछे तो ये आप लिख सकते हो। अच्छा, सबसे छोटा भी एक बार देख ही लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का। तो सबसे छोटा जिला एमपी का देखें तो दोनों ही दृष्टिकोण देखते हैं अपन। एक अपना कौन सा? क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूं, और एक है आपकी यहाँ पर क्या? जनसंख्या। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में अपन यहाँ समझते हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला और जनसंख्या में अभी की डेट में तो आप देखोगे तो आपको दोनों में एक ही जिला कौन सा मिलेगा? आपका निवाणी जिला। ठीक है ना? कौन सा? अपना निवाणी जिला। मध्य प्रदेश में निवाणी जिला आप देखो तो बिल्कुल सागर संभाग का हिस्सा है वो। 2018 में बना था ये जिला, 2018 में बना, ये भी आप याद रखें, मैं बना। और किससे अलग होकर बना था? ये टीकमगढ़ एक जिला है, हालांकि आगे आपको बताऊंगा इस बारे में। टीकमगढ़, इससे अलग होकर ये एक नया जिला बना, ये भी याद रखें। हाँ, संभाग के बारे में आपसे याद रखा जाए, सबसे छोटा संभाग कौन है, तो आप याद रखें कि इन दोनों में ही आपका शहडोल टिक करना है, कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा संभाग कौन सा? आपका शहडोल संभाग है। ये एक छोटी छोटी सी बात। सबसे बड़ा, छोटा, इतना बड़ा एमपी आपको पढ़ना है तो आपको इतनी छोटी छोटी बात तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना तो आपको बनना ही चाहिए। ठीक है ना? और एक आखिरी बात करेंगे आपसे सेशन की आज की, और उसके बाद जो है फिर हम अगले सेशन से आपको किसी एक चैप्टर के साथ लेकर के आऊंगा मैं, और एक बढ़िया से आपको फिर चैप्टर अपन सीक्वेंस में अपन खत्म करेंगे। हालांकि बताने को तो बहुत कुछ सामान्य बातों में, पर अभी थोड़ा मुझे लगा कि 2-4 बातें आपको बतानी चाहिए, तो फिर बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम नए सेशन से बात करेंगे अच्छे से। एक बात समझना, जिलों की बात हो रही है तो आपको मैंने समझाया कि अपना एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, ये मान लीजिए एमपी है। एमपी का एक रफ मैप मैंने बनाया,
और उस रफ मैप में यदि आप देखोगे तो उसमें आपको ये समझाया कि देखो जो यूपी है, अभी इसको ना बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कई बार। तो जैसे ये यूपी वाला उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश है ना, तो ये अपना कौन सा उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। जैसे अपने एमपी के कह सकते हैं 14 जिले लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ है, उससे 7 जिले लगे हैं। महाराष्ट्र जो है उससे 10 जिले लगे हैं। इसके अलावा गुजरात जो है, गुजरात से कितने आपके 2 जिले लगे हैं। और अंत में देखें राजस्थान, तो राजस्थान जो है कुछ राजस्थान से मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले लगे हुए, ये तो आपको पता है। एमपी के ये जिले उनसे लगे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखो तो आप समझोगे कि जो मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश में कुछ कुछ जिले और हैं। जैसे यहाँ पर एक जिला है कौन सा अपना मुरैना, एक जिले का नाम क्या है मुरैना जिला, यहाँ पर मुरैना है, थोड़ा समझिए। एक कौन सा अपना यहाँ पर मुरैना के बाद कौन सा अपना सिंगरौली है, सिंगरौली है, यहाँ पर सिंगरौली है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बालाघाट है, बालाघाट है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका झाबुआ, झाबुआ है। यहाँ पर आपका अलीराजपुर है, कौन सा अपना अलीराजपुर। और एक जिला और है यहाँ पर शिवपुरी, कौन सा अपना शिवपुरी, मैं शिवपुरी बस यहाँ शिवपुरी हो गया ये। अभी जो मैंने ग्रीन से लिखे हैं इसमें क्या है, इसमें क्या आपको समझना है। तो मुरैना, सिंगरौली, जैसे हमने कहा यूपी से हमारे 14 जिले लगे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ 7 लगे हैं, महाराष्ट्र से 10, गुजरात से 2, राजस्थान से 10 लगे हुए हैं, ये तो ठीक है। पर ये क्या है, तो देखो यहां समझोगे कि मुरैना जिला जो है उसमें एक तरफ से उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है, एक तरफ से राजस्थान की सीमा लगी है। सिंगरौली में एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है, एक तरफ छत्तीसगढ़ की लगी है। वैसे ही बालाघाट में एक तरफ छत्तीसगढ़, एक तरफ कौन सा अपना महाराष्ट्र। साथ में झाबुआ में एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ कौन सा अपना गुजरात है, ऐसे मजेदार पूछ आती है। तो और शिवपुरी में एक तरफ यूपी, एक तरफ कौन सा राजस्थान, एकदम गर्दन में युद्ध शिवपुरी। ये 6 जिले हैं, आप गिन लीजिए एक बार, मुरैना, सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर और शिवपुरी। तो ये 6 जिले जो मध्य प्रदेश में, ये 6 जिले इनकी सीमाएं 2-2 राज्यों से लगती हैं। ये बताने का प्रयास कर रहा था मैं कि मध्य प्रदेश जो अपना है उस मध्य प्रदेश की बात करें तो इनकी जो सीमाएं हैं इनकी जो सीमाएं हैं, इनकी सीमाएं जो हैं, इनकी सीमाएं 2-2 राज्यों से लगती हैं। तो कभी आपसे पूछे 2-2 राज्यों से लगती हैं, ये आपको समझना है। 2-2 राज्यों से इनकी सीमाएं लगती हैं, इसको एक बार अच्छे से आप याद कर लीजिए कि मुरैना, सिंगरौली, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर, इनकी सीमाएं 2-2 राज्यों से लगी हैं। और आखिरी में मैं 1 मिनट में एक बात करके इस बात को अब खत्म करता हूं मैं अपनी आज की, कि एमपी में आप याद रखें मध्य प्रदेश जो अपना है, मध्य प्रदेश जो है एमपी, उस मध्य प्रदेश में आप देखें जो एमपी है अपना मध्य प्रदेश है, उस एमपी में सबसे नॉर्थ साउथ 4 मुझे लेता दूं आपको मैं। मुरैना जो है एमपी का सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, एमपी का सबसे उत्तरी जिला। कभी आपसे पूछे कि एमपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, मुरैना। एक जिला है बुरहानपुर, सबने नाम सुना होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर एमपी का सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है ना, दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। इस तरफ जाओगे तो आपको कौन सा मिलेगा, आपको सिंगरौली, कौन सा मिलेगा, सिंगरौली। और सिंगरौली को जानते हैं एमपी की एनर्जी राजधानी कहते हैं, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी। और सिंगरौली जो है ये एमपी का सबसे पूर्वी जिला है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी है मध्य प्रदेश, सबसे पूर्वी जिला। और यहां पर एक जिला कौन सा, अलीराजपुर, अलीराजपुर है, ये एमपी का सबसे क्या जिला, आपका पश्चिमी जिला है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली और एमपी का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, दोनों का गठन 2008 में हुआ था। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो एक बहुत सिंपल सा एक कुछ चीज़ें हम याद कर लेते हैं ना आसानी से कि ये चीज़ है तो वो फिर हमेशा याद रहती है। तो ऐसे याद कर लो कि पूर्वी और पश्चिमी जिला दोनों एक ही साल बने 2008 में। पूर्व में है सिंगरौली और पश्चिम में आपका अलीराजपुर, ठीक है ना, ये इसको आप याद रखें। और इनके बीच की दूरी अगर देखें तो 870 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखें कि पूरब से पश्चिम की दूरी 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, जो कि हम काउंट करते हैं अलीराजपुर सिंगरौली के बीच में। और इसके अलावा दोस्त मुरैना से बुरहानपुर तक की दूरी जो है ये 605 किलोमीटर की दूरी है, ये आप याद रखें। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कभी पूछ लेता है मध्य प्रदेश का, तो उसको भी आप याद रखिए। और सिंगरौली जिला जो है भोपाल से सबसे दूर है, या मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उस मध्य प्रदेश की राजधानी से सबसे दूर,
तो मध्य प्रदेश की राजधानी से सबसे दूर का जिला कौन सा है? तो कौन सा है वो? आपका सिंगरौली जिला ही है। ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 बातें और बड़ी सामान्य सी बातें मध्य प्रदेश की बताई। इनमें से अधिकांश छात्रों को इनके बारे में जानकारी होगी, ऐसा मुझे लगता है। पर जिनको नहीं है और जिनको है भी, तो इनको आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए। अगले क्लास से मैं आपको एक सीक्वेंस में चीज़ों को, एक चैप्टर को लेकर के आऊँगा और वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। उसको आपको ध्यान से आपको समझना है। इस बेसिक को आप कंप्लीट कर लीजिए और जैसा आपको बताया उसको अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए छात्रों, है ना? बहुत कंपटीशन का बहुत ऐसा दौर आ गया है कि आपको 1% छात्रों में रहना पड़ेगा नौकरी लगाने के लिए। जो सबसे सुपर होगा वो सबसे अच्छी नौकरी पाएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।